जोरदार तालियों से हम अनुपम खेर जी का स्वागत करेंगे और मैं मंच पे उन्हें बुलाना चाहूंगा और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी हमारे सहयोगी सैयद सोहेल। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। अनुपम जी अब सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं है सर, मैं देखता हूँ आजकल आप इंस्पिरेशनल कोट भी डालते हैं काफ़ी। अब आप लाइफ कोच भी हो गए, मोटिवेटर भी हो गए सर। मेरा सवाल आपसे ये कि सर ये आज जैसे अभी मृदुल ने कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी क्या है? मतलब अब आप वाकई लाइफ कोच हो गए, आप मोटिवेटर भी हो गए? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, उससे पहले बताना चाहता हूँ कि इस भव्यता को, रिपब्लिक की इस भव्यता को देखकर, इस कॉम्प्लेक्स को देखकर मुझे बहुत अच्छा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी टीम है, अर्नब गोस्वामी उनकी टीम, यहाँ बैठे हैं उनके सब लोग। आप लोगों ने वाकई एक बहुत कमाल की रचना की है। अर्नब, आपने बहुत अच्छा ये बनाया है रिपब्लिक का, इतना बड़ा इंस्पिरेशनल जिसे कहते हैं, आपने ये तरक्की की है। और ये तरक्की मैंने आपकी मुंबई से देखी है। मुंबई में जब रिपब्लिक का ऑफिस था तो उसकी जब ईंट लग रही थी, एक हर हफ्ते में चला जाता था इनको मिलने। मैंने एक शो किया था तो वहाँ से गुज़रते गुज़रते और फिर कहाँ से गुज़रते गुज़रते कुछ भी हो सकते होते होते आप यहाँ पहुँचे हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सबसे बड़ी बात ये है। अब आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ज़िंदगी सब कुछ सिखाती है, और ख़ासकर अगर आप ऐसी ज़िंदगी जियो जहाँ पर आप नाटक ना करो लाइफ को जीने का, बल्कि असली में जियो, तो फिर आपके पास बहुत सारी कोटेशंस हो सकती हैं। बिकॉज़ आप वो कोटेशंस बोल रहे हो जो आपने महसूस की है। और मैं बहुत लकी था कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, क्योंकि गरीब घर में पैदा होने से परिवार वाले सब लोग साथ में रहते हैं। और उन दिनों दादा दादी जो थे वो कहानियाँ सुनाते थे, महाभारत की, रामायण की, गीता की, पढ़ाई की, या किसी भी चीज़ की। तो और छोटे शहर में पैदा हुआ तो सपने देखने का भी बहुत ज़्यादा अवसर मिलता था। छोटे शहर में बहुत ज़्यादा सपने इंसान देखता है। और मैं अपनी लाइफ को हमेशा अपनी ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से देखता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बात आज से 1 साल बाद में इसका जिक्र करूँगा। सो आई लुक एट माई लाइफ फ्रॉम ए सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ नॉट ओनली व्हेन आई केम इनटू मूवीज़, दिस इज़ ऑल्सो जब मैं शिमला में रहता था, जब मैं कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट था पढ़ाई में, कुछ खेल कूद में भी नहीं अच्छा था, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि मुझे कुछ बनना है और मैं कुछ बनूंगा। और मेरे को प्रभावित करती थी किताबें। मैंने पहली किताब पढ़ी थी मैक्सिम गोर्की की माँ। मेरे चाचा जी हैं, अभी भी हैं, प्यारेलाल जी, उन्होंने मुझे वो किताब दी थी। उन दिनों रशियन लिटरेचर की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट होती थी। जब मैंने मैक्सिम गोर्की की माँ किताब पढ़ी, मदर, उसका ट्रांसलेशन पढ़ा, तो मुझे लगा कि किताबों में जो खजाना है वो कहीं भी नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2006 से पहले जो अनफॉर्चुनेट वो जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें मुंबई में बाढ़ आई थी, उससे पहले मेरे पास 14,000 किताबों की अपनी एक कलेक्शन थी। फिर वो हमारे ऑफिस में पानी बह गया तो काफ़ी सारी किताबें उसमें बह गई। तो किताबों से इतना कुछ मिलता है सीखने के लिए। सर आपने किताबों का जिक्र किया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि आपके किताबों को पढ़ने से मार्क्स बहुत कम थे, 38% मार्क्स थे आपके। बिल्कुल। और आप 37 रुपीज लेकर मुंबई आए थे। तो मेरा सवाल आपसे ये कि ये जैसे बहुत से लोग मुंबई, क्योंकि हर रोज हजारों लड़के पहुंचते हैं एक्टर बनने के लिए, आप उनके पास बहुत से एक्सक्यूजेस होते हैं जब वो नहीं कर पाते हैं कुछ। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, एक्सक्यूज आप दे भी सकते थे, लेकिन कौन सी वो चीज थी जो आपको बहुत मोटिवेट कर रही थी कि यार मार्क्स भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है? भूख, कुछ बनने की भूख। देखिए, मेरे मार्क्स उस पढ़ाई में अच्छे नहीं थे जो मैं करना नहीं चाहता था।
मेरे 38% मार्क्स आए ग्रेजुएशन तक, और बट मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे पढ़ना आता ही नहीं था, मतलब मैं आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। पर मैं एक गेम करता हूँ, मैं आज इनके साथ, आपके दर्शकों के साथ एक गेम करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने 38% की बात कही। यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप में से 60% से कितने ज़्यादा लोगों के मार्क्स आए हैं? ज़रा हाथ खड़े करिए। माय गॉड, पूरे ऑडिटोरियम के हैं? अच्छा, 70% से ज़्यादा कितने लोगों के आए हैं? ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए हो? 80% से कितने लोगों के आए हैं? फिर भी आप ऑडियंस में बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ मंच पर। सर लेकिन नहीं, मैं आपकी उपलब्धियों को छोटा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मगर एक भूख होती है, एक भूख जो होती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने लेकिन वो की। दौर कैसा था? आप एहसास कर पा रहे थे कि मेरे आप को तो पता ही इतना लगता था मैं अनुपम पढ़ाई खेर में अच्छा बनेंगे? हूँ। मुझे पता है ना, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस बात का एहसास कराया कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। बिकॉज मेरे फादर जो थे वो क्लार्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी पूरी ज़िंदगी बेचारों की इसी में निकल गई थी। वो 8 बजे निकलते थे और 8 बजे वापस आते थे कि 14 लोगों के घर, लोग परिवार को उनको बड़ा करना है। सो दे नेवर हैड द टाइम टू आस्क कि तू क्या बनेगा, क्या करना चाहता है। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था। अभी विक्रांत थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे थे, मैं 100 क्वेश्चन आए थे जिसमें टिक करने, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस को टिक मार्क कर पाया था। वो भी मैंने, बिकॉज अब कुछ तो करना था तो मैंने ऐसे कर दिया था। बट आई थिंक आई हैड, सिनेमा हमारे वहाँ पर बहुत दिखाते थे, जैसे गणपति के दिनों में मुंबई में दिखाते हैं, तो मैं वो जब सिनेमा देखता था, मैंने फिल्म देखी थी उपकार, मनोज कुमार साहब की, दिल एक मंदिर, 2 आँखें 12 हाथ। वो फिल्में देख के मुझे लगता था ये वर्ल्ड बड़ा कमाल का है। नया नया आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान से 8 साल छोटा हूँ और हम दोनों एक साथ बड़े हैं। और आप और अर्नब गोस्वामी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। हाँ, मैं भी 7 7 मार्च हूँ, अर्नब गोस्वामी 7 मार्च है, तो महानता हम लेके चले थे। तो आई थिंक बिकॉज जब आप प्लान नहीं करते हैं चीज़ें, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। मेरे फादर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो जब फादर ने 14 साल के बच्चे से ये डर निकाल दिया था कि भैया फेल हो जाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल राइट टू फेल। और 37 रुपये की जहाँ तक आप बात लेके गए थे, देखिए इसीलिए मुझे सब चीज़ें याद हैं। मैं 3 जून 1981 को लखनऊ से मुंबई पहुँचा था अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और 37 रुपये थे मेरे पास। और इन पिछले 43 ईयर्स में मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मुझे कभी गरीबी का एहसास हो ही नहीं सकता। मेरे बुरे दिन भी लगते हैं, मुझे लगता है कि 37 रुपये तो ज़्यादा कमाया है मैंने। सो आई डोंट फील पुअर इन एनी सेंस। मैं 2004 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, क्योंकि मैं टीवी टाइकून बनना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था, मैंने उधार लेना शुरू कर दिया। मैं पूरे 100 साल के खेर खानदान में अकेला ऐसा इंसान था जिसने 10,000 रुपये साथ में देखे थे। सो जब आप, मैंने इसे सच्चाई, नॉट नेसेसरली सच्चाई बोलने वाली सच्चाई, सच्चाई की ज़िंदगी जीते हैं ना, तो आपको किसी बात का डर नहीं रहता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन सर आप बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड तक भी पहुंच गए, और आप साथ साथ और ये वो भी भी ये कहते तब जब हैं, ये मैं भी हिंदी- कहते हैं मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं। यार आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, मैं आपको मैं वेरी हैप्पी। आपका केवल हेयर स्टाइल ही साफ सुथरा नहीं है, आपकी सोच भी साफ सुथरी है। हाँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। वो विक्रांत ने भी एक डायलॉग बोला था कि पढ़ाई में तो पास हो जाते हैं, ये सच है। मेरे साथ तो बहुत, हमारे साथ होता था। हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां बिल्कुल नहीं देखती हैं, बिल्कुल भाव नहीं देती हैं। और मेरे DAV स्कूल के आसपास सिर्फ लड़कियां, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की ही लड़कियां होती थी। बट अगेन बिकॉज फेलियर का डर नहीं था, आई डिसाइडेड दैट आई कैन डू इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स। मेहनत ही करनी है ना, तो सिर्फ अगर मेहनत ही करनी है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उठता था, मैंने बेंड इट लाइक बेकम मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने, जब कोविड से पहले मैंने न्यू एम्स्टर्डम करके एक सीरीज़ किया था अमेरिका में। आई वॉज प्लेइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट। मैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलने में भी मैंने कुछ 10 बार रिहर्सल की है। आपके सामने अभी आने से पहले मुझे लगा आप पूछ लेंगे तो बताना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं,
इस तरह जब आप काम करते हैं तो हम कई बार हिंदी में सोचते हैं और फिर उसके बाद हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये परेशानी होती है उसको। हाँ हाँ, मैं तो अभी भी, आपको क्या लग रहा है मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ? लेकिन सर हाँ, हर हिंदी मीडियम स्कूल का, और खासकर मैं, मेरे 5th स्टैंडर्ड में हमको ABCD सिखाई गई थी, 5th स्टैंडर्ड में। तो जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स करके बॉम्बे पहुंचा, तो मुझे लगता था हर इंसान जो है मुझसे कम जानता है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहा है लोग उसकी बात सुन रहे हैं और मैं नहीं सुन रहा हूँ। फिर मैंने उन्हीं चाचा जी को, आज वो बड़े खुश होंगे कि मैंने उनका 2 बार नाम लिया है, उनको मैंने कहा चाचा जी मुझे अंग्रेज़ी बोलनी कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा बेटा कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके लैंग्वेज में बोलना ज़रूरी है। तो मैंने मुंबई में डिसाइड कर लिया कि मैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँगा। तो मेरे सारे दोस्त भाग जाते थे और बोलते थे आ गया अभी अंग्रेज़ी में बात करेगा। सो अगेन फेलियर का डर नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर आप ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। लोग वो फूक के कदम रखते हैं जो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, दैट्स वाई दे रिमेन मीडियोकर। मुझे अपने आप को सीरियस लेने का दिल ही नहीं करता है। मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी खासियतें नहीं गिना रहा, अब मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पर मुझे लगता है मैं अभी भी वो शिमला का बिट्टू हूँ जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। सो दैट मैं अपना बोझा अपने कंधे पर लेकर नहीं चलता। यही वजह है कि मैंने आपके रील्स देखे, आप आम लोगों से भी बात करते हैं, किसी ठेले वाले से बात कर रहे हैं, एक कंघी वाला मिल गया आप उससे भी बात कर रहे हैं, और फल वाला मिल गया उससे भी बात कर रहे हैं। ये कनेक्ट है, मैंने ये बाकी एक्टर्स में नहीं देखा। ये आपका कनेक्ट इसलिए है क्योंकि आप सबको थोड़ा आपने यहाँ बुलाया है, सिर्फ मुझे बुलाया है और नहीं, मेरे ख्याल से आप फिल्मों में रहने से कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सीरियस लेता हूँ। हम पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि लोग हमें पहचानें। मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि लोगों से फ़ोटो ना खिंचाऊँ और फ़ोन ना बजे, ये ना हो। पर और फिर जब हम मशहूर हो जाते हैं तो हम डार्क ग्लासेस पहन लेते हैं ताकि हमें कोई ना पहचाने। बेवकूफ़ इंसान, तू पहचानने के लिए एक्टर बना है और फिर डार्क ग्लासेस पहने और इधर भागे। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे लोग पहचानते हैं। मैं फ्लाइट में बैठा होता हूँ मुझे सोचता है कि साथ वाला बैठा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा है, ये अपने आप को कितना सीरियसली ले रहा है, हैं? और मैंने डोसा मंगाया और सब खाना मंगाया, इसने कहा अ ब्लैक कॉफ़ी और एन ऑरेंज जूस फॉर मी प्लीज, थैंक यू वेरी मच, यस आई विल नॉट हैव इट। एंड ही इज इग्नोरिंग दिस सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर बिकॉज ही डज नॉट सी हिंदी मूवीज। और फिर उसको लगता है कि अभी दिल्ली आने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं तो अभी मुझे इनसे कुछ बात करनी चाहिए। और फिर इतना बेवकूफाना सवाल पूछते हैं, गोइंग टू दिल्ली? सो person who takes himself seriously is the funniest person, is the most comical person. That is the truth. सर लेकिन आपको देखिए इतना सीरियसली लिया, मैंने भी वो खबर चलाई कि आपकी तस्वीर लोगों ने नोट पर छाप दी। हाँ, देखिए मेरे साथ ही हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। अब भैया उन चोरों को और कोई फोटो नहीं मिली, बहुत सारे गंजे हैं, मैं ही रह गया था क्या? पर चूंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी में रिपब्लिक के शो में आपका ये सवाल आना जरूरी था, इसलिए मेरी किस्मत में लिखा था कि ऐसा होगा। मैंने तो इंसिडेंट्स बनाए हैं, ये अपने आप बने हैं। तो मुझे काफी मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि कहीं तूने तो नहीं करवाया ये? क्या बात कर रही हूँ माँ, मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? बट है ये सच बात है। और मतलब वरना मेरी तस्वीर क्यों होगी 500 रुपए के नोट पे गांधी जी की जगह? गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर। सर आपने देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? बड़ा खुश हुआ मैं। मैंने एक और किस्सा मिल गया बताने के लिए। लाइफ इज अ सम टोटल ऑफ योर लाइफ स्टोरीज। मुझे लगता है कि लाइफ में जो बुरा भी होता है वो आगे जाकर आपकी कहानी बन जाता है। अर्नब गोस्वामी की सबसे बड़ी कहानी ये होगी, ये जो इन्होंने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगाई हुई है अपने कमरे में, जब पुलिस खड़ी है आप उधर निकले हैं। दीज आर द स्टोरीज। ये नहीं होता तो आप बाकियों से कैसे अलग होते? इट्स अ ट्रूथ। आई ऑलवेज बिलीव व्हेन थिंग्स डोंट हैपन इन योर लाइफ, दैट मीन्स
इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग फैंटास्टिक। जब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में मुझे सदमे नहीं लगे, बहुत लगे हैं, पर मुझे लगता है ये तो काम नहीं हुआ, अच्छा हो गया, ये काम नहीं हुआ, आगे जाकर ये कहानी बन जाएगी मेरी। ये सच है, ये सच है, आप हमेशा नोट करिए। आप मेरी अभी इसी ऑफिस में मुझे कम से कम 20 लोग मिले जिन्होंने मुझसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई किस्सा मुझे ही सुनाया। मैं हैरान हूं। दैट्स बिकॉज आई लिव माई लाइफ एज नॉर्मली एज आई कैन। मुझे एक साहब मिले जिन्होंने कहा कि आपने अर्नब की जब रिपब्लिक की पार्टी मैरियट में हुई थी, आपने इन मोहतरमा को कहा था कि आप कुछ परेशान दिख रही हैं, आपकी बिटिया ठीक है कि नहीं है? तो मुझे याद ही नहीं है, बट ये हुआ था। दैट्स बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। मेरे साथ मेरा दत्तू काम कर रहा है 39 साल से, मेरा स्टाफ जो है मेरा 30 साल से है, बिकॉज आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल। आपने कहा कि मैं कंघी वाले से क्यों बात करता हूँ, मुझे उसको देख के लगा कि इसकी लाइफ में ऑल्सो यू नीड टू गिव स्टोरीज टू पीपल। जब मैं पहली बार एक एक्टर को मिला था, उनका नाम था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना साहब ने मेरे शिमला में मेरे साथ, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे साथ हाथ मिलाया था, बोला था कैसे है? मैंने कहा अच्छा हूँ। गोरे हो? मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं मिलता हूँ किसी को तो मुझे लगता है, तो ओनली माई फादर यूज्ड टू से द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। आई जस्ट डू दैट। द इजिएस्ट थिंग एक्चुअली इज टू मेक समबडी हैप्पी। इसी तरह जब आपने आपके पिताजी की बात की है, तो एक किस्सा वो है कि आप जो है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, आपके फादर आपको जो है उसके बाद पार्टी के लिए ले गए थे। उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन आप देखते हैं? My father was a strange man. He was an ordinary person but an extraordinary father. Because उन्होंने अनजाने में, माँ बाप क्या करते हैं, I'm sorry to say, but हम माँ बाप बन के माँ बाप का रोल करने लगते हैं। हाँ, रोल, मेरे बेटे को अब मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। मेरे फादर ने कभी वो रोल किया ही नहीं। तो मेरा वो किस्सा जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे शिमला में दो कहानी है इस पहलू के। एक रेस्टोरेंट है अल्फ़ा रेस्टोरेंट। वो अल्फ़ा रेस्टोरेंट थोड़ा पॉश रेस्टोरेंट था, जिसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई 6 महीने में एक बार जाते थे, और बाकी क्योंकि हमारा 14 लोगों का परिवार साथ रहता था, तो हमारे लिए वो एक दिन दिवाली से बड़ा होता था, होली से बड़ा होता था, न्यू ईयर से बड़ा होता था, क्योंकि हम 4 सदस्य अपने इमीडिएट परिवार के साथ में बैठते थे। और हमारा फिक्स्ड होता था, पिताजी मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगवाते थे, और फिर जब बिल आता था तो 50 पैसे टिप दे देते थे। ये एक कहानी का है। दूसरा कहानी का ये पहलू था कि जब शिमला में 10th स्टैंडर्ड में आप एग्ज़ाम देते थे तो आपको 11th में प्रमोट कर दिया जाता था, और 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। अगर आप फेल हो गए 2 महीने बाद तो फिर आपको वापस 10th में आना पड़ता था। वो बेइज्जती का सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी, मतलब हाइट थी। तो ये अभी हम अल्फ़ा रेस्टोरेंट में 2 महीने पहले जा चुके थे। अब मुझे पता था कि अब 4 महीने बाद जाना है। तो एक दिन पिताजी आए 3 बजे के करीब स्कूल में और बोले छुट्टी करते हैं तेरे लिए। मैंने कहा पिताजी छुट्टी करवा रहे हैं? मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जब रिज पे आए हम, रिज मैदान पे, तो बोले कहाँ चलेगा? मुझे लगा अभी अल्फ़ा जाने में तो 4 महीने बाकी हैं। तो मैंने कहा नथू स्वीट्स चलते हैं। कहते नहीं अल्फ़ा चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेंगे। अच्छा। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो मुझे लगा अब ये यहाँ पर उन 3 चीज़ों में से एक ही चीज़ मंगवाएंगे। मगर उन्होंने अपने लिए भी और मेरे लिए भी मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगाई। तो मैंने कहा क्या हो गया, आप इतना सब कुछ कैसे मंगा रहे हैं? आपकी लॉटरी निकली है, आपकी ये प्रमोशन हो गई है। बोले नहीं खाओ। जब बिल आया तो 50 पैसे की जगह उन्होंने 1 रुपया रखा टिप। मैंने कहा पापा क्या हो गया है? कहते मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने, तू फेल हो गया है। तो मैंने कहा फेल हो गया हूँ तो आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते नहीं मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ताकि ज़िंदगी में कोई कभी भी फेल हो जाए तो हमेशा मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगा सकता है। So he was not a very intellectual kind of a person, but this basic thing made me feel so liberated, so amazed that I just did not ever have this fear of failure. अब कोई डर नहीं है। आपका पिता के साथ रिश्ता कैसा था? मैंने ये भी सुना कि हम बस बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड थे।
ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड लिटरली एक दिन मेरे को उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी. 2 बातें बताऊंगा मैं उनके बारे में. 2012 में उनकी डेथ हुई थी, 10th of February 2012. और उससे 2011 में मैं उनके साथ महाबलेश्वर जा रहा था, मेरी किसी फिल्म की शूटिंग थी. तो उन्होंने मुझसे कहा कि खिड़की से बाहर देख रहे थे, मुझे अभी भी याद है गाड़ी में. तो उन्होंने कहा कि तुमने फिल्में कम कर दी हैं, फिल्मों में काम करना कम कर दिया, तुझे ज़्यादा फिल्में नज़र नहीं आता हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं उनको बड़ा स्मार्ट आंसर दूंगा. मैंने कहा पापा आई एम नॉट इन द रैट रेस. तो उन्होंने एक पॉज लिया, उन्होंने कहा ओह यू हैव लेफ्ट द रेस फॉर द रैट्स. दैट वाज सच एन अमेजिंग थिंग टू सी, अगेन एम्पावरिंग थिंग. एंड देन ही फेल सिक, और वो बहुत बीमार हो गए थे. उनको एक अजीब बीमारी हुई थी कि उनको भूख नहीं लगती थी और प्यास नहीं लगती थी. उनके लिए खाना जो था वो सैंड लगता था उनको, कि रेत है, और पानी जो है वो तेज़ाब लगता था कि एसिड है, तो वो खाते नहीं थे. ही वॉज, डॉक्टर्स टोल्ड हिम कि हम इनको घर ले जाइए. तो मैंने अपने भाई को बोला था कि अगर कुछ होगा, इमरजेंसी होगी तो मुझे बुला लेना. तो मैं डेविड धवन साहब के बड़े बेटे रोहित धवन की शादी पे गोवा एयरपोर्ट पहुंचा बॉम्बे से. तो मेरे भाई के मैसेजेस आए, ही वांट्स टू कॉल यू. तो मैंने सीधा फ्लाइट पकड़ी और मैं वापस पहुंचा. तो ही वॉज वेरी फ्रेल, ही हैड नो एनर्जी, नो, बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं थी. तो उनके यहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था और एक पेन पड़ा हुआ था, और उन्होंने, मेरे भाई राजू ने कहा कि तुम कुछ कहना चाहते हैं आपसे. तो उन्होंने ऐसे कागज़ लेके मुझसे छुपा के लिखने लगे. उनकी आंखों में एक चमक थी और वो लिखते रहे, बहुत देर तक लिखते रहे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनर्जी टू राइट. और लिखते रहे, और फिर वो कागज़ उनकी छाती पे उन्होंने गिर गया, और उन्होंने कहा उठाओ, मतलब इशारा किया. तो मैंने उठाया. अब वो उन्होंने क्या लिखा है उसके जवाब में मेरे को देख रहे हैं कि जवाब दे इस बात का. एंड ही हैड ए ग्लिंट इन हिज आइज. तो मैं देखा पेपर, तो उस पेपर पे सिवाय लाइनों के और कुछ नहीं था, क्योंकि ही डिड नॉट हैव द एनर्जी टू फॉर्म सेंटेंसेस. अब ये सिर्फ लाइनें लगी हैं, लिखी हैं, और वो मेरे को देख रहे हैं. तो मैंने कहा मैं शब्द तो पढ़ ही नहीं रहा, तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ. तो मैंने उनको एक बड़ा राउंड मैसेज जवाब दिया. मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल, डोंट वरी, एब्सोल्युटली यू आर फाइन. तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड. फिर उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और मेरे कान के पास अपना मुंह रख के 2 शब्द कहे. एंड फॉर ए मैन हु वॉज गोइंग टू डाई इन द नेक्स्ट 20 minutes, हिज लास्ट 2 words वर लिव लाइफ. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैड. एंड जाते समय भी उन्होंने इतना बड़ा मुझे ज्ञान दिया. मरने से 20 मिनट पहले उनका शब्द 2 शब्द थे, लिव लाइफ. सो मुझे कोई ताकत कैसे डरा सकती है. इसलिए आपने रॉक बैंड उसके बाद मंगाया. फिर हाँ, जब उनके जब प्रेयर सेरेमनी थी, तो मैंने सोचा कि आई विल नॉट वांट टू, मैं उनकी ज़िंदगी सेलिब्रेट करूँगा, उनकी डेथ को मॉर्न नहीं करूँगा. तो मैंने अपने भाई को कहा यार हम इनकी लाइफ सेलिब्रेट करते हैं इंस्टेड ऑफ. तो क्योंकि चौथे में क्या होता है, जो लोग करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ. आमतौर पे लोग सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं, पूजा होती है, जो होना चाहिए. मगर मुझे नहीं लगता था कि अगर मेरे फादर ऊपर से देख रहे हों तो ही शुड सेलिब्रेट, ही शुड से वाह मेरे बेटों ने अच्छा किया. तो वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ. सो आई डिसाइडेड टू कॉल ए रॉक बैंड. तो हमने एक रॉक बैंड मंगवाया और सब लोगों को बोला सफ़ेद कपड़े कोई नहीं पहनेगा, सब कलर्ड कपड़े पहनेंगे और हंसेंगे जितना भी हंस सकते हैं. हंसते हुए आइए, मुझे ऐसे करते मत आइए, बिकॉज माई फादर लिव्ड ए फैंटास्टिक लाइफ. पर मैंने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं पूजा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मैं करूँ. तो उन्होंने कहा जो तुमको ठीक लगे. तो आप सब लोग आए और सब लोग बैठे थे, और मैंने अपने फादर के सारे जितने भी फनीएस्ट किस्से थे वो सुनाए. बाय द एंड ऑफ दैट प्रेयर सेरेमनी एंड द रॉक बैंड प्लेड ऑल हिज सॉन्ग, एंड नॉट इन ए सैड. उनका एक फेवरेट गाना था दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना. तो मैंने गाने वालों को कहा इसको खुशी से गाना, तो उसका कोई मॉडर्न वर्जन बनाना. रात को मेरी माँ ने मुझे कहा तूने बड़ा अच्छा किया है बिट्टू, अच्छा किया. आई थिंक आई वॉज मैरिड टू ए ग्रेट मैन. सो दैट वॉज सच एन अमेजिंग थिंग. सर जब आपने माता जी की बात कर दी है, आजकल
वो भी बहुत आपके इंस्टा के जरिए आपके इमोशंस हम समझ सकते हैं सर। माता जी को भी लोग देख रहे हैं और बहुत से लोग जो शायद अपने माँ बाप की डांट से परेशान रहते होंगे, माता जी की डांट सुन के उन्हें लगता है जब खेर साहब डांट खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। I think it is very important to not treat parents as cliches. हम पेरेंट्स को ड्राइंग रूम के एक फर्नीचर के हिस्से की तरह समझने लगते हैं कि ये बूढ़े हो गए, ये रिटायर हो गए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। मेरे एक फिल्म में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं। तो मेरे फादर जब रिटायर हुए थे तो उनको 3 साल का रिटायरमेंट डिप्रेशन हुआ था। So my mother, after because when you lose a husband, you just who you're married to 59 years. My parents were married for. You don't lose only a husband. You lose a partner. You lose a friend. You lose a habit, and it's very difficult to live without that person. जीना तो पड़ेगा because जीना जो है वो मजबूरी है और जीना है. But how do I make my mother feel it's all right? So what if your mother has, my dad has got, we are there for you. It's very important to make them feel important. It's very important to give them happiness. It's very important to give them joy. And मुझे नहीं पता था कि मेरी ये reels जो हैं ये वायरल होती चली जाएंगी. And it has made a difference, even if the difference is to 2% people. But it has made a difference. People now start looking at their parents a little more. I remember I went to Arnab's father was not well. Namaskar. And I went and I understand this emotion. सब लोगों को ऐसा करना चाहिए. I think मेरे फादर एक बकवास गंदा सा स्टूपिड सा जोक रोज सुनाते थे मेरे सारे दोस्तों को. मैं बाहर उनको कहता था सारे दोस्तों को, अंदर जाके ऐसे हंसना जैसे पहली बार सुन रहे हो. मेरा हम एम्बैरस होते हैं. मॉम डोंट टॉक लाइक दैट, डैड डोंट टॉक लाइक दैट. रबिश, इडियट्स. इन लोगों ने तुमको पैदा किया और ये जो बंदा तुम्हारा दोस्त बना ये 6 महीने पहले बना है. यू वॉन्ट टू मेक योर पेरेंट्स लुक स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ दिस समबडी और सम फ्रेंड ऑफ योर्स हु हैज कम फॉर बिकम योर फ्रेंड फॉर 6 months. मेरे फादर एक स्टूपिड जोक, मैं सुनाता हूँ क्या जोक सुनाते थे. लेट मी डेडिकेट दिस जोक. जोक ये था कि एक आदमी साइकिल से नीचे आ रहा था और पुलिस वाला खड़ा था. शाम का वक्त था और पुलिस वाले ने उसको रोका कि अरे तुम्हारी साइकिल पे लाइट नहीं है. तो आदमी चिल्लाया, आगे से हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है. अब एक बार तो ये जोक पे हंस सकता है इंसान, 25 बार थोड़ा हंस सकता है. पर मेरे दोस्त को इंस्ट्रक्शन थी हर बार हंसना है. और फिर मुझे एक दिन बोलते हैं, तेरे दोस्त बड़े स्टूपिड हैं, सेम जोक पे बार बार हंसते हैं. So I think, I think it's important. You have to fight the cliches of life. समाज जो है आपको महसूस कराना चाहता है कि आप भीड़ का हिस्सा हों, बिकॉज उससे वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी इनके जैसा हूँ, मैं भी उसके जैसा हूँ. बट अगर आप भीड़ से हटोगे तभी आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे, ऐसा मुझे लगता है. सर लेकिन अभी कोई रोल ऐसा बचा है जो रोल आप करना चाहते हैं? इसका जवाब तो मैं 30 साल बाद दूंगा. 30 साल बाद देंगे? अभी तो बहुत जल्दी पूछ लिया है सवाल. ये तो बहुत टाइम है, अभी तो शुरुआत हुई है. सर लेकिन शिमला के लोग काफी अच्छा कर रहे हैं. हाँ, एक हमारे पार्लियामेंट पहुंच गई हैं. आपका कोई? हिमाचल की कंगना. यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी प्राउड ऑफ हर. उसकी लाइफ स्टोरी इज फैंटास्टिक. इफ देयर इज अ बायोपिक मेड ऑन कंगना, it will be the most amazing biopic from nowhere to somewhere and to the parliament now. What an amazing journey. क्या सर हम आपको भी देखेंगे? नहीं, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे फिल्मों का काम बहुत अच्छा लगता है. मैं पहले कभी एक बार सोचता था, हर एक को लगता था कि मैं सोचता हूँ. आज मेरे साथ एक फ़्लाइट में आज बड़ा अच्छा किस्सा हुआ. मेरे फ्लाइट में मेरे साथ एक बंदे साहब बैठे थे जिनका सेंट कोलंबस, मे बी ही विल हेयर, सेंट कोलंबस में कुछ 50 years का यूनियन हो रहा था. तो मुझे बोला, सर दिल्ली का पोल्यूशन देख रहे हैं आप, और चाइना में जो है शंघाई में या पता नहीं कहाँ, शंघाई में
पोल्यूशन की रेट कुछ 28 है, यहाँ ये हाल है। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? ओ आई लिव इन मायामी एंड आई लिव इन न्यूयॉर्क। तो मैंने कहा आपको तो कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं बनता है। मैंने कहा क्यों? कहता आप तो देश छोड़ के चले गए। मैंने कहा आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू बट वी आर जस्ट 76-77 ईयर ओल्ड कंट्री। अभी तो हमने शुरुआत की है। 1000 साल तो हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने राज किया था। हम 77, 74, 75, 78 साल की टाइम में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3 लार्जेस्ट होने वाले। तो उनको मुझे पर उनका जवाब क्या आया? आई थिंक यू शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों बोला उन्होंने मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। बट आई थिंक पता नहीं क्या आपका सवाल था। मैंने पूछा आप क्या, हम आपको क्या संसद में नहीं, मेरा नहीं, नॉट दैट। आई थिंक किरण वाज इन द पार्लियामेंट एंड शी हैड अ गुड टाइम देयर एंड शी वर्कड वेरी हार्ड। बट मेरा पॉलिटिक्स में आई थिंक व्हेन यू इंडिविजुअली स्पीक अबाउट द कंट्री इट्स इक्वली पावरफुल। इट मेक्स यू फील लोनली बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट योर कंट्री। तो उसके लिए हर इंसान को पॉलिटिक्स थोड़ा ज्वाइन करने की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू स्पीक अबाउट द कंट्री पीपल एफिलिएट यू विद द पॉलिटिक्स। नेसेसरी नहीं है। अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो बिना काम के एक्टर होता। बनता तो मैं एक्टर ही, मुझे और तो कुछ करना आता नहीं है। मतलब बहुत कुछ आता है, मैंने ट्राई किया, मैंने अच्छी 2-3 किताबें लिखी हैं, ऑल ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स। आई प्रोड्यूस्ड फिल्म्स, आई रन एन एक्टिंग स्कूल सक्सेसफुली। आई एम ए सक्सेस स्टोरी ऑफ माई फेलियर्स, इफ आई पुट इट लाइक दैट। सर लेकिन आजकल आपकी फिटनेस की बहुत बात हो रही है। जी। अनिल कपूर साहब आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सर आजकल लोग आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं कि आप रिवर्स गियर में जा रहे हैं। जी हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक आपके- मैं मेहनत नहीं करूँ, देखिए बिना मेहनत करे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। वरना आप बोलते हैं कि आप वेट लूज कब कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। अपने आप को री इन्वेंट करते रहना चाहिए। आप अपने साथ रहते हैं ना, तो अपने आप को हाउ डू यू मेक योर सेल्फ एंटरटेनिंग। तो मैं जब 60 साल का हुआ था कुछ साल पहले, तो मुझे लगा कि आप मुझे नए तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, नए तरीके से ज़िंदगी, नए किस्म से रोल करने चाहिए, लीड रोल करने चाहिए। तो जब फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। फिर मैंने कहा वर्कआउट का डिस्प्ले करता हूँ मैं अपने सोशल मीडिया पे, ताकि मैं टेंशन में रहूँ हमेशा कि ये अभी मुझे बहुत कुछ खाना ना पड़ जाए, बहुत कुछ करना ना पड़ जाए। बट देन इट वाज एवरीथिंग पेज ऑफ। वर्कआउट आप पहले भी करते थे 60? नहीं, मैंने कभी जिम के ऐसे देखा भी नहीं था जाके। अभी शुरू मुझे किया? लगता था मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, वर्कआउट की ज़रूरत नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इट्स ग्रेट एक्सरसाइज। आपको गुस्सा आता है? मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा नहीं आता। इनफैक्ट आप मेरी किसी भी फिल्म में देख लीजिए, मैं गुस्सा इज़ द ओनली इमोशन जो मैं बहुत प्योरली नहीं कर पाता हूँ एज एन एक्टर। दिस इज़ माई वीकनेस एज एन एक्टर, बिकॉज गुस्सा अकॉर्डिंग टू मी इज़ ए वेस्ट ऑफ इमोशन। गुस्सा ऑल्सो गिव्स योर सेल्फ अ फॉल्स सेल्फ ऑफ इम्पोर्टेंस कि मुझे गुस्सा आया, मैं परेशान हुआ, मुझे लगता है कि गुस्से में आदमी बहुत फनी लगता है। ये हिंदी फिल्म का डायलॉग बकवास है जिसमें बोलते हैं कि गुस्से में तुम बहुत हसीन लगती हो। नहीं लगती है, क्योंकि नथने फूले होते हैं, सांस चल जाता है, तुम समझते क्या हो। इनफैक्ट गुस्से में इंसान अगली लगता है, मुझे ऐसा लगता है। 100% गुस्से में इंसान अगली लगता है। आप लाइफ कोच भी हैं, अगर बता सकें कि गुस्सा जब आए तो क्या करें? सांस लो, बहुत ताकत है सांस लेने में। सांस में बड़ी ताकत है। अभी सुधांशु जी कितना अच्छा बोलते हैं। सुधांशु जी तो कमाल का सुधांशु जी के सुन को ऐसा लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतनी नॉलेज तो है ही नहीं। सीरियसली कितना अच्छा बोलते हैं वो, कमाल का बोलते हैं। कितनी नॉलेज है एक इंसान के कंप्यूटर में कितनी नॉलेज हो सकती है। कंप्यूटर को भी थोड़ा सा मेल फंक्शन हो जाता है। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज। ऑल्सो आई हैव चोजन टू बी हैप्पी। You have to make a decision that I will be happy. मैंने डिसीजन लिया था कुछ साल पहले कि मैं खुश रहूँगा, और उसको मैंने 3 महीने प्रैक्टिस किया। 3 महीने मैंने क्या प्रैक्टिस किया, आप भी करके देखिए, कि मेरे को कोई भी कुछ कहे मैं मुस्कुराता रहूँगा। अच्छा ठीक, ओके, तुम बेवकूफ़ नंबर 1। और 3 महीने के बाद प्रैक्टिस तब्दील हो जाती है इन हैबिट,
I'm not saying it, this is not something so difficult. This is a very easy thing to do. आपने एक शो में कहा था कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है? अरे अभी तो बोला 500 रुपए का नोट छप गया। मैं मेरी फोटो, मेरे तो हमेशा मेरी हर चीज में कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा आई नेवर थॉट कि लुक एट दिस इज आई एम स्पीकिंग टू पीपल हु आर मोर देन 80% मार्क्स, 38% मार्क्स वाला बंदा। आई एम स्पीकिंग टू पर्सन विद अ ग्रेट हेयर स्टाइल एंड अ ग्रेट माइंड। कुछ भी हो सकता है। दिस गाय इज एन एपिटोम ऑफ मिस्टर गोस्वामी ऑफ कुछ भी हो सकता है। आज जब ये मुझे दिखा रहे थे, इनके अंदर एक फक्र की भावना थी, उसको ये अंडर प्ले कर रहे थे कि यहाँ मैंने बनाया है। मैंने कहा अंडर प्ले क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट ए ब्रिलियंट, व्हाट ए स्टोरी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब विक्रांत मैसी ने कहा मैं इनका रोल करूंगा, जस्ट बिकॉज ही हैज हेयर, नो ही हैज टैलेंट ऑल्सो। बट आई कैन प्ले योर फादर, I can start from there. I have to be part of your autobiography whenever somebody makes it. I think life is a great inspiration. सर लेकिन अभी विक्रांत यहाँ बैठे हुए थे, पिछले कुछ वक्त में हमने बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स देखे, जो नए एक्टर भी आ रहे हैं। विक्रांत हैं, राजकुमार राव हैं। इन नए एक्टर्स को जब आप देखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है? कंपटीशन फील होता है, इनसे सीखने को मिलता है, या आपको लगता है ये तो बच्चे सीखने को मिलता है, हमेशा सीखने को मिलता है। बिकॉज इफ यू लुक एट देम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अलग तरीका है, उनका अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरे एक्टिंग स्कूल में सबसे ज़्यादा फायदा मुझे हुआ है खोलने का, बिकॉज आई सी दीज यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस परफॉर्मिंग द सीन इन अ डिफरेंट मैनर। आई थिंक टुडेज जनरेशन ऑफ एक्टर्स इज वेरी डिसिप्लिन्ड, is very hardworking, and उनको unfortunately with every film they have to keep proving themselves. अभी तो because there is so much of competition and there is so many sources of entertainment in the world that आपको हर फिल्म में अच्छा होना पड़ेगा. So there are so many, रणबीर कपूर जो आपने जिनके नाम लिए, विक्रांत, what a brilliant performance he gave. So I get very inspired by them. तो बॉलीवुड में पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है न्यू कमर्स के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे दादाजी कहते थे बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता. You just don't have to give up. Because if you are talented, if you are honest, and if you are hardworking, no power can stop you. अब तो मैं जब एक्टर बनने गया था तो मेरे को अपनी फोटोग्राफ लेके जाना पड़ता था. अब तो देर आर कास्टिंग एजेंसीज, देर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, देर आर shows that are there, reality shows are there, सिंगिंग के shows are there, कुछ एक्टिंग के shows हैं. अब अपने आपका खुद का इंस्टाग्राम पेज या आपका खुद का एक्स जो है, इट्स बेसिकली योर ओन शो रील. But how long can you sustain? Will you be able to survive for 40 years? That has to be seen. जो एक्टर्स अभी मुंबई पहुंच रहे हैं, जो बात मैंने कही, आप वहीं रहते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हजारों युवा पहुंच रहे हैं एक सपने के साथ कि एक्टर बनना है. उसमें से कितनों के पूरे होते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है? जो लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, क्या कमी रह जाती है जो कामयाब नहीं होते? हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क. आज मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ जो मेरे एक्टिंग स्कूल के हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू आर ऑनेस्ट, यू विल गेट योर पॉसिबिलिटी. एक ज़माने में तो आपको एक खास किस्म का दिखना पड़ता था टू बी एन एक्टर. आज आप जैसे दिखते हो वो आपकी स्पेशलिटी है, क्योंकि आपको कोई ना कोई रोल मिल सकता है. मैं जब बॉम्बे में गया था, दिस इज़ ए वेरी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक, पर जब आप शुरू में बाल झड़ते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं. और मैं जाके हर ऑफिस में बोलता था कि मुझे आप एक्टर बनना. तो कहते एक्टर, बाल नहीं है आपके, कैसे एक्टर बन जाएंगे आप? आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल. सो मैंने भी सोचा कि मैं कभी जिंदगी में बिना बाल के एक्टर बन के दिखाऊंगा, नेवर वेयर ए विग. सो इंडिविजुअलिटी रखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. बट नाउ इफ यू लुक इन अ सर्टन मैनर, वॉट एवर मैनर, you have a chance of getting that role. But give up is not the possibility. अभी सर पुष्पा 2 आई है. हम ये पिछले कुछ वक्त में देख रहे हैं सर कि साउथ की मूवीज जो है वो बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले काफी अच्छा कर रही हैं. Of course, because the stories are original.
और धरती से ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है विद ऑल माई लव फॉर हिंदी सिनेमा, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक हम कूल बनने की कोशिश में कहानी को भूल गए हैं शायद, टू बी कूल। No, I think the success of Kantara, success of Pushpa is a real example of the earthiness is required. The stories from India is required. सर वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगा आपके साथ कि आप एक शब्द या एक लाइन में जवाब दें। अरे कुछ नहीं। कुछ कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, One of the best prime minister of the country. Sincere, unbelievably sincere towards the country. उनको सिर्फ देश का ख्याल है। अमिताभ बच्चन, The tallest personality in the Indian film industry. When I say tallest, not physically only, the tallest. फिल्म या थिएटर, फिल्म या थिएटर, दो बच्चों में से एक को चुनने को बोल रहे हैं आप मुझे। थिएटर। किरण खेर जी, Theater has a magic of live audience. आप बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इसका मैजिकल है। थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है। किरण खेर जी, डायनामिक, ब्यूटीफुल, निडर, अमेजिंग। अर्नब गोस्वामी, माय हीरो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइव टीवी है ना ये। जी, आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, अभी बात करते करते, कि अपने आप को टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है एज एन एक्टर। तो मेरा एक सारांश का एक सीन है जो बड़ा आइकॉनिक सीन था, कि वो बीवी प्रधान जाते हैं कस्टम ऑफिस में, और कस्टम ऑफिसर को कहते हैं कि मुझे, या तो वो कहता भैया यहाँ सब लेने आते हैं। वो सीन बहुत बार दिखाते हैं। अगर वो 10 हिंदुस्तान के बेस्ट सीन लिखे जाएं सिनेमा में से, इनमें से एक था। तो मुझे बहुत सारी बार लोग पूछते हैं कि आप 28 साल के थे, आपकी शादी नहीं थी, आपका बच्चा नहीं था, तो आपने वो सीन कैसे किया? तो आई वुड लाइक टू ट्राई दैट सीन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द लाइव टीवी टू सी वेदर आई स्टिल हैव दैट इन मी और नॉट। Unless you put yourself out there, how will you prove that you are not rusted as an actor? बड़ा डिफिकल्ट मैंने पंगा लिया है, मगर लेता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि तो मैंने कैसे किया सीन, क्योंकि मेरे तो ऐसे कोई सिचुएशन थी नहीं, मैं 65 साल के बुजुर्ग का रोल कर रहा था। तो उस सीन को करने से पहले मैंने भट्ट साहब को ये कहा कि भट्ट साहब एक काम करते हैं, आप कैमरा तैयार रखना, मैं अपनी पीठ इस तरफ करूंगा, और जब मैं तैयार होऊंगा तो मैं ऐसे हाथ से इशारा करूंगा, और आप जो हैं इसका मतलब कैमरा रोल कर देना, एंड देन आई विल डिलीवर माई लाइन्स। सो what I did was that I stood like this and I thought that यार मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर बढ़ा के एक्टर बना के भेजा है, और मेरा कुछ हो नहीं रहा है। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ यार, और अगर इस फिल्म में मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। मेरे लिए फिल्म का ये सीन बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। एक बाप का अपने बेटी की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए भी मुझे ऊपर रिश्वत देने पड़ेगी? आपके पास इतना वक्त होगा कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए प्लीज। बस, जिंदा है, जिंदा है, एक्टर जिंदा है। This was a wrong chance to take, but